नमस्कार साथियों। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं डॉक्टर अच्युत त्रिवेदी, मैं कंसल्टेंट न्यूरो साइकियाट्रिस्ट हूँ। पंडित कृष्णचंद्र मेमोरियल न्यूरो साइंस सेंटर बीकानेर में अपना स्वयं का एक 20 बेडेड हॉस्पिटल है जिसको रन करता हूँ, जिसमें सभी प्रकार के मस्तिष्क मनोरोग से संबंधी पेशेंट्स यहाँ आते हैं। आज जिस विषय पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वो विषय मस्तिष्क मनोरोग संबंधी है और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसके बारे में अभी तक हम ये समझते हैं कि जहाँ पर ये एजुकेशन स्टैंडर्ड या लिटरेसी रेट कम है वहाँ इसके बारे में लोगों को ज्ञान बहुत कम है। तो आज का विषय है मिर्गी रोग, जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। मिर्गी को कई नामों से यहाँ पर जाना जाता है। इसको कमेडे भी कहते हैं देसी भाषा में, जो अपने राजस्थान और इस हिंदुस्तान में अलग अलग भाषाओं से जानते हैं। कमेडे हैं, मिर्गी है, ताड़ है, ऐंठन है, दौरे हैं, सीजर है, एपिलेप्सी है। हर प्रकार के नाम इनके अलग अलग है, लेकिन बीमारी एक ही है। तो मैं आप सभी से विनती करता हूं कि इस विषय को आप गंभीरता से सुने, इस चर्चा को आप गंभीरता से सुने और इसके बारे में लोगों को जागरूक करने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे इस विषय के बारे में, इस बीमारी के बारे में, तब तक ये बीमारी एक प्रकार की हर्डल जीवन में बनी रहेगी। हर एक व्यक्ति के लिए एक ये हर्डल रहेगा। अब मिर्गी के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में थोड़े छोटे रूप में मैं आपको बता देता हूं। मिर्गी आमतौर पे दो ही प्रकार की होती है। एक होती है आंशिक मिर्गी, एक होती है पूर्ण मिर्गी। आंशिक मिर्गी में मस्तिष्क का कुछ भाग इन्वॉल्व होता है और पूर्ण मिर्गी में पूरा मस्तिष्क इन्वॉल्व हो जाता है। मतलब पूरे मस्तिष्क में जो विद्युतीय किरण है वो ज्यादा पूरे मस्तिष्क में फैल जाती है। ये होता क्यों है, मिर्गी होती क्यों है, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको जानकारी होनी आवश्यक है। मिर्गी अपने मस्तिष्क से पैदा होती है। मस्तिष्क में नॉर्मली अपने विद्युतीय किरणें चलती हैं, जो कि 20 से लेकर 140 माइक्रोवोल्ट तक की होती है। जब ये विद्युतीय किरण अत्यधिक बढ़ जाती है, ये विद्युत प्रवाह किसी भाग में, मस्तिष्क के किसी भाग में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या पूरे मस्तिष्क में ज्यादा बढ़ जाता है, तो आंशिक या पूर्ण मिर्गी आने की संभावना रहती है। अब इसके कारण क्या है? मिर्गी के कारण जहां तक हम अध्ययन करते हैं, हमें पढ़ाया जाता था, तो मिर्गी के 60% लोगों में कोई विशेष कारण हमें नहीं मिलता है। हम विभिन्न प्रकार की जांचें करते हैं, पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, उसमें हमें कोई विशेष कारण नहीं मिलता है। वो परसेंटेज 60% है, लेकिन 40% लोगों में कुछ न कुछ कारण मिल जाते हैं। जैसे बचपन में जो चाइल्डहुड एपिलेप्सी है, उसमें बच्चे का विकास जन्म के दौरान, जब बच्चा जन्मता है उसमें कुछ डैमेज हो जाता है ब्रेन में। वो चाहे डिलीवरी की कॉम्प्लिकेशन हो या बच्चा ऑक्सीजन पहली सांस जो लेता है वो ढंग से नहीं ले पाता है, उसके कारण भी उसका ब्रेन डैमेज हो जाता है। उसके बाद एडोलसेंट और एडल्ट में मिर्गी के जो कारण हैं, उसमें कुछ ट्यूमर्स हैं, मस्तिष्क की गांठ है, मस्तिष्क में इन्फेक्शन जैसे मेनिंजाइटिस है, ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन होता है मस्तिष्क में। ये कारण जो है ये एडोलसेंट और एडल्ट में पाए जाते हैं। वृद्धावस्था या यंग साइड में जो रक्त प्रवाह है ब्रेन का, उसमें डिस्टरबेंस होने से, जिसको हम सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट कहते हैं, उससे कुछ ब्रेन की कोशिकाएं डैमेज हो जाती हैं और वो डैमेज कोशिकाएं विद्युतीय प्रभाव को बढ़ा देती है, जिसके कारण भी दौरे आते हैं। इसको डिटेल में न समझ के बस इतना जाने कि मिर्गी पैदा करने के बहुत से कारण हैं। बुखार में भी मिर्गी आ सकती है, अगर कैल्शियम की कमी आ जाती है बच्चों में तो भी मिर्गी आ सकती है। तो ये बेसिक जो कारण है वो ये है, लेकिन मूलतः 60% पेशेंट्स में इसका कोई कारण नहीं होता। अब मैंने जो शुरुआत की इस टॉपिक की वो इसीलिए की क्योंकि मिर्गी जो है उसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई है।
हिंदुस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है और हम जिस जगह रह रहे हैं, राजस्थान, पर्टिकुलरली राजस्थान की अगर बात करें तो यहाँ की लिटरेसी रेट बहुत कम है। यहाँ अन्य बीमारियों के बारे में भी ज्ञान कम है, तो मस्तिष्क और मानसिक रोगों के बारे में तो बहुत ही कम मानते हैं ज्ञान को। तो इसके बारे में इतनी भ्रांतियां फैली हुई है कि लोग कहते हैं कि ये किसी भूत प्रेत का साया है, ये तुम्हारे पुराने जन्मों का, पुराने कर्मों का साया, कारण ये होता है, ये किसी देवी देवताओं का है, तुम्हारे ऊपर किसी भूत ने कुछ करा दिया है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये वास्तविक एक बीमारी है। लोग इसको कहते हैं ये बहुत कम पाई जाती है, ऐसा नहीं है। ऐसा अध्ययन में पाया गया है कि पूरे वर्ल्ड में करीब करीब 5 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं और अपने हिंदुस्तान में करीब करीब 70 लाख से 1 करोड़ लोग मिर्गी के रोग से प्रभावित हैं। तो इन भ्रांतियों के बारे में बिल्कुल ही आप ध्यान न देवें। ये इस तरह की कोई भी देवी देवताओं की या किसी भी प्रताड़ना का रोग नहीं है। ये दिमाग का विद्युतीय प्रभाव को डिस्टर्ब होने के कारण होने वाली बीमारी है। अब अपन आगे चलते हैं कि इसके कारण में क्या ऐसा चीज होती है कि जो उसको ट्रिगर करते हैं, मतलब इसको उत्तेजक करते हैं, बीमारी को बढ़ाते हैं। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को ये बीमारी है और वो उसके ऊपर नशा कर लेता है, या वो नींद कम लेता है, या अत्यधिक मात्रा में टेलीविजन देखता है, या बहुत ज्यादा तनाव में रहता है, या उसको बहुत तेज बुखार आ जाता है, ये सब कुछ कारण होते हैं जो मिर्गी के रोगी को इस दौरे में ज्यादा आने में उत्तेजक का काम करते हैं, या ज्यादा पैदा करने में उत्तेजक का काम करते हैं। अब अपन आते हैं लक्षण क्या होते हैं, मिर्गी के रोग के लक्षण क्या होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता कि इसके लक्षण क्या होते हैं, तो आप न तो उसका प्राथमिक उपचार करवा पाएंगे, न ही उसको आप चिकित्सक से सलाह लेने पे मजबूर करेंगे, या आप उसको चिकित्सक के पास ले जाएंगे। मिर्गी जो है, जो मैंने पहले आपसे चर्चा की थी कि ये आंशिक और संपूर्ण 2 प्रकार की मिर्गी होती है। तो आंशिक मिर्गी में अलग तरह के सिम्टम होते हैं और संपूर्ण मिर्गी में कुछ अलग तरह के सिम्टम होते हैं, लेकिन इनको हमने 3 भागों में बांटा है। आंशिक मिर्गी में जो पहला सिम्टम होता है, फर्स्ट फेज जो होती है, उसमें मरीज को अजीब सी गंध आती है, वो अजीब सा व्यवहार करने लग जाता है, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, उसके सिर में दर्द होने लग जाता है, उसके उल्टियां आने लग जाती है, उसको डर सा लगता है, उसको घबराहट होने लग जाती है। ये उसका प्रथम फेज होता है। द्वितीय फेज में मरीज को पूरा दौरा आता है। इस पूर्ण दौरे में मरीज के हाथ पैरों में ऐंठन आ जाती है, अकड़न आ जाती है, वो झटके खाने लग जाते हैं, उनको बार बार यूं कमिटेड, जिसको कहते हैं अपन टोनिक क्लोनिक मूवमेंट कहते हैं बॉडी का, बार बार झटके लगते हैं, आंखें ऊपर चढ़ जाती है, मुंह से झाग आने लग जाते हैं, कभी कभी दांतों के बीच में जीभ भी आ जाती है तो जीभ भी कट जाती है, कभी व्यक्ति के मूत्र एवं मल का जो कंट्रोल है वो भी खत्म हो जाता है, वो भी निकल जाता है, मरीज जहां कहीं है वहीं भी नीचे गिर जाता है, उसको चोट भी लग सकती है। फीमेल्स में चाहे वो किचन में काम कर रही है तो वहां भी उनको आग के पास काम करते हुए चोट लग जाती है, बर्न हो जाता है। तो ये उसका सेकंड फेज है जिसमें इस तरह की अवस्था होती है। और तीसरा जो फेज है, जब पेशेंट रिकवर होने लगता है, उस 60 से 90 सेकंड का जो मेजर पार्ट दौरा है जिसमें अकड़न आना शरीर का, जो मैंने आपसे अभी बताया, उसके बाद में जब पेशेंट रिकवर करता है तो उसमें भी कुछ सिम्टम होते हैं, उसको भी अपने को ध्यान रखना चाहिए। जैसे पेशेंट कुछ समय के लिए गफलत में रहता है, यानी मेमोरी प्रॉब्लम्स उसको हो जाती है, वो पहचान नहीं पाता है कि मेरे पास कौन खड़ा है, क्या कर रहा है, क्या हो रहा है। वो थोड़ा सा डिप्रेस फील करता है, उसके शरीर में सब जगह दर्द होता है, क्योंकि वो जो जर्ड्स आते हैं, झटके आते हैं, वो बहुत इतने तीव्र आते हैं कि कुछ मसल्स जो है वो डैमेज हो जाती है, उसके कारण उसके शरीर में दर्द होता है, उसको बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, वो तुतला के बोलता है, ढंग से जवाब नहीं दे पाता है, और उसके सिर में दर्द होता है, कभी कभी उल्टियां भी होती है। ये 3 फेज है बेसिकली, जो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज है वो मेन दौरे की फेज है, और थर्ड जो है वो रिकवरी की फेज है। तो ये मुख्य लक्षण ये है। कुछ प्रकार के दौरों में पेशेंट्स को पता लग जाता है जिसको कि मुझे दौरा आने वाला है। जैसे
मैंने आपको बताया आंशिक मिर्गी में अधिकतर मरीजों को कुछ एहसास हो जाता है कि मुझे दौरा आने वाला है। वो एहसास को हम अंग्रेजी भाषा में ऑरा कहते हैं। उसमें मरीज के दिमाग में झंझनाहट सी होती है, उसकी आंखों के आगे तारे से टिमटिमाने लगते हैं, उसका मन बेचैन सा हो जाता है और कुछ उसके जो होश जो उसका अवस्था है उसकी वो डिस्टर्ब होने लग जाती है, यानी कि सेमी अनकॉन्शियस टाइप सा होने लग जाता है, तो उसको हम ऑरा कहते हैं। आंशिक मिर्गी में कुछ अलग प्रकार के लक्षण भी पाए जाते हैं, जैसे मरीज अपने अलग अलग तरीके से हरकतें करने लग जाता है, जैसे जीभ को बाहर निकालेगा, मुंह पे बार बार हाथ फेरेगा, आंखों को टिमटिमाएगा, एक ही जगह पे चक्कर निकालने लग जाएगा, कुछ चीजों को छेड़ने लगे रहेगा, उल्टा सीधा करने लग जाएगा, टेबल को साफ करने लग जाएगा। मैंने एक पेशेंट देखा है जो उस आंशिक दौरे के दौरान अपने टीवी को धोने लग गया था। तो इस प्रकार के विचित्र से लक्षण होते हैं। जब आप इस तरह के लक्षण देखें तो समझे कि कुछ इस व्यक्ति में कुछ एबनॉर्मल है और इसको उपचार की आवश्यकता है या इसको कंसल्ट करना चाहिए किसी भी चिकित्सक से। तो ये विशेष कुछ लक्षण है। और अब ये पूछते हैं कि इनका प्रभाव क्या है, अगर हम नया इलाज कराएं तो क्या प्रभाव रहेगा। प्रभाव बहुत होता है, क्योंकि ये विद्युतीय प्रभाव है। दिमाग में विद्युतीय किरण बहुत ज्यादा अगर हाई वोल्टेज में बनने लगती है तो अपनी जो मस्तिष्क की सेल्स हैं वो उस विद्युतीय प्रभाव के कारण डैमेज होने लग जाती है। ऐसा माना जाता है कि अगर एक दौरा आता है तो करीब करीब मस्तिष्क की 8 से 10 हजार सेल डैमेज होती है। वैसे मस्तिष्क में अरबों खरबों सेल्स है, परंतु अगर रिपीटेड आपके इस तरह के मिर्गी के दौरे आ रहे हैं तो आप मानो कि प्रत्येक दौरे में अगर 8 से 10 हजार सेल डैमेज हो रही है तो आने वाले समय में अगर आपको लगातार दौरे आते रहेंगे तो ये कितनी सेल डैमेज हो जाएगी। उससे आपकी बुद्धि, आपके दैनिक कार्यों में, आपकी एग्जीक्यूटिव वर्क में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लग जाएगी। ये तो हुआ इनके लक्षण के बारे में चर्चा। अब इसके बारे में कुछ मिथ्य बातें लोगों में है, जैसा कि मैंने आपसे पूर्व में भी चर्चा करी, जैसे कि ये देवी देवताओं का प्रकोप है। दूसरा, ये भी मानते हैं कि ये एक प्रकार की मानसिक बीमारी है। नहीं, ये मानसिक बीमारी नहीं है, ये मस्तिष्क का विकार है, मस्तिष्क की सेल्स का विकार है, जिसमें विद्युतीय प्रभाव के कारण ये दौरे आते हैं। कुछ लोग यूं कहते हैं कि इस तरह के मरीज हिंसक हो जाते हैं, मारपीट करते हैं। ऐसा भी नहीं है, कोई हिंसक नहीं होते। हाँ, उस दौरे के दौरान मरीज क्या अवस्था में होता है, किस तरह की हरकतें करता है, हाथ पैर इधर मारता है, वो उस मरीज को नहीं पता होता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन वो जानबूझ के इस तरह की परिस्थिति नहीं करता, इसलिए वो हिंसक नहीं होता है। अगर बच्चों में इस प्रकार के दौरे आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, तो उनमें मंदबुद्धि होने के कुछ चांसेस हैं। लेकिन अगर आप पूर्ण उपचार लें तो ऐसा नहीं है कि दौरे वाले पेशेंट हमेशा मंदबुद्धि ही होते हैं। दूसरी एक और भ्रांति है कि कुछ लोग कहते हैं कि मरीज को छूने से, मरीज खांसता है, मरीज को गले लगाने से, मरीज का हाथ पकड़ने से, हेलो करने से ये मिर्गी के दौरे होते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत धारणा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये किसी भी प्रकार से कंटेजियस बीमारी, कंटेजियस का अर्थ होता है कि न कोई हवा से फैलती है, न आप हाथ मिलाने से, आपको टच करने से कभी नहीं होती है। और एक बहुत ही कॉमन जो भ्रांति है कि जब दौरा आए तो अमूमन लोग इसको मरीज को जूता सुनाते हैं, कुछ मरीज को प्याज सुनाते हैं, लेकिन ऐसा न करें। ये कोई भी किसी भी प्रकार का उपचार नहीं है। कोई ताबीज, कोई जंतर, कोई झाड़ा देना उस समय बिल्कुल ही इसका उपचार नहीं है। वो मैं आपको आगे आने वाले अपने डिस्कशन में बताऊंगा कि उस समय आप क्या करें जब मरीज को दौरा आ जाता है। इसलिए ये सब जो भ्रांतियां हैं इनको आप बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं, बिल्कुल न माने कि इस प्रकार का रहता है। दवा लंबे टाइम तक लेने पे कोई प्रकार का साइड इफेक्ट इसमें नहीं होता है। ये दवा लंबे समय तक अध्ययन की गई है, पहले 10 से 20 साल इनका अध्ययन होता है, फिर इनका यूज पेशेंट्स पे किया जाता है, इसलिए इनका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। तो ये भी एक तरह की भ्रांति है कि मरीज कभी ठीक नहीं होता है, जिंदगी भर उसकी दवा चलती है, ऐसा नहीं है। अब अपन आते हैं इसके उपचार के बारे में चर्चा करते हैं। उपचार में आज बिल्कुल अत्याधुनिक मार्केट है, बहुत सी रिसर्च हो चुकी है, साइंटिस्ट अभी भी इन पे बहुत रिसर्च कर रहे हैं। हम लोग भी बहुत से रिसर्च पेपर प्रेजेंट करते हैं जो नई नई दवा होती है। तो उपचार जो है वो मरीज की अवस्था, मरीज की उम्र, मरीज
के बीमारी कारण इन सब पे निर्भर करता है। बहुत सारी नई नई एंटी एपिलेप्टिक्स मिर्गी रोधक दवाइयां मार्केट में हैं जो बहुत ही सुरक्षित है। बच्चों में अकॉर्डिंग टू बीमारी अलग तरह की डोजिंग होती है। महिलाओं में जो बच्चे पैदा करने वाली अवस्था में होती है उनको अलग प्रकार की दवा दी जाती है, और वृद्धावस्था में क्योंकि पेशेंट वृद्ध हो चुका है, उसकी किडनी लीवर में डिस्टर्बेंस हुआ हो तो उसको अलग प्रकार की दवा दी जाती है। लेकिन सब चिकित्सक अपने ज्ञान के आधार पे और अपने अध्ययन के आधार पे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू कॉज ये दवाइयां यूज करते हैं और बहुत सुरक्षित मात्रा में यूज करते हैं, लंबे समय तक दी जाती है। इसकी अवधि कितनी होती है मेडिसिन लेने की, ये भी डिपेंड करता है कि वैसे ऐसा कहा जाता है कि 2 से 5 साल तक अगर दौरा नहीं आता है दवा शुरू करने के, तो कभी 2 साल में और कभी 5 साल तक दवा दी जाती है। लेकिन ऐसा कोई 100% पेशेंट्स में नहीं होता है। जब दवा शुरू करते हैं तो 60% पेशेंट को बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाता है, और 40% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनकी दौरे की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। उनमें से कुछ 10% लोग हैं जो दवा से रेजिस्टेंट होते हैं। उनमें अन्य प्रकार के उपचार हैं, जैसे सर्जरी है, न्यूरो सर्जरीज होती है, और बहुत सारे नए नए उपचार अभी आ रहे हैं जिन पे अभी अध्ययन चल रहा है। तो दवा के अलावा भी बहुत सारे उपचार हैं। जहां तक दवा का दुष्प्रभाव का प्रश्न है, मेरे ख्याल में ऐसी बहुत कम दवा होगी, या मेरे को नहीं लगता कि ऐसी कोई दवा इस मार्केट में मेडिकल साइंस में उपलब्ध है जिनके कोई दुष्प्रभाव नहीं हो। लेकिन लॉन्ग टर्म जब भी कोई दवा का उपयोग किया जाता है तो उसका बहुत अच्छे से अध्ययन होता है, उस पर बहुत सारी रिसर्च होती है। पहले एनिमल्स पे होती है, फिर ह्यूमंस पे रिसर्च होती है, और उनके दुष्प्रभाव की पूर्णतः स्टडी की जाती है, और उसके बारे में फिर आगे जर्नल्स में छपता है, तब जाके ये मार्केट में आती है। तो इस कारण हम ये नहीं कह सकते कि इनके बहुत ज्यादा कोई दुष्प्रभाव हो। हाँ, कुछ दुष्प्रभाव है, लेकिन वो उस दौरे के दुष्प्रभाव से नगण्य है। अब इसके बचाव के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि बचाव कैसे करें। तो बचाव के बारे में, अगर कोई रोगी इस रोग से पीड़ित है तो उसमें मैंने आपसे पूर्व में भी ये चर्चा करी थी कि वो ट्रिगरिंग फैक्टर जो है वो नहीं होने चाहिए। जैसे पेशेंट नशा न करे, पेशेंट सही समय पर दवा की खुराक लेवे, पेशेंट सही अपनी दैनिक चर्या को निभाए, बहुत अत्यधिक मात्रा में टीवी नहीं देखे, नींद का बिल्कुल सही समय पे नींद लेवे, जल्दी न उठे, कम न सोए, घर में कोई भी फंक्शन हो आपका सोना अति अनिवार्य है, और किसी प्रकार के व्यसन से दूर रहें। तो हम काफी कुछ मेडिसिन प्लस इन बचाव के उपाय से दौरों को बहुत कम कर सकते हैं या संपूर्ण ठीक भी कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि अगर दौरा आ गया, रास्ते में चलते भी आ सकता है इस प्रकार का दौरा, घर में भी आ सकता है, पेशेंट कहीं भी हो, मार्केट में हो, भीड़ भाड़ के इलाके में हो या अकेले में हो, दौरा आ सकता है। अगर कोई व्यक्ति उसके पास खड़ा है तो वो क्या करे उस दौरे के दौरान। जो भ्रांतियां मैंने आपको बताई थी अक्सर लोग वही करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके विशेष कुछ है जो मैं आपको बता देता हूं कि जब भी दौरा आए उस समय शांति बनाए रखें, बिल्कुल घबराएं नहीं, भीड़ भाड़ ज्यादा नहीं करें, क्योंकि मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, वो बेहोश हो जाता है तो ऑक्सीजन नहीं ले पाता है। मरीज को गिरने से बचाएं, मरीज को चोट लगने से बचाएं, क्योंकि मरीज उस समय अचेतन अवस्था में जाता है और कहीं भी गिर जाता है। किसी भी शार्प चीज जो पास में पड़ी हो, तीखी चीज या कोई इंजरी जिससे हो जाए, उस चीज को वहां से हटाएं, मरीज को धैर्य से नीचे लेटाएं, उसकी गर्दन को टेढ़ी कर दें, उसके मुंह में कोई भी चीज न देवें। जीभ कटने की संभावना होती है, अगर आपके पास एकदम साफ कपड़ा हो तो उसके दांतों के एक साइड में लगा दें। अंगुली डालने का प्रयत्न नहीं करें, क्योंकि अंगुली डालने से मरीज की उस अवस्था मरीज उसको काट लेता है, आपकी अंगुली कट भी सकती है। तो इस तरह की कोई चीज नहीं करें जिससे कि आपको इंजरी हो जाए और मरीज को इंजरी हो जाए। मरीज के जितने कपड़े, टाइट, बेल्ट और कुछ भी हो तो उनको तुरंत प्रभाव से ढीला कर दें और मरीज को रिलैक्स रहने दें। जो सब मैंने आपको पहले बताया कि ये 60 से 90 सेकंड का दौरा है, इस दौरान आप सिर्फ ये बताई हुई प्रक्रिया करें तो वो दौरा अपने आप खत्म हो जाएगा और थोड़ी देर बाद मरीज जो अपनी तीसरी फेज में आके होश में आ जाएगा। तो ये सब चीजें जो है
बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है आज के जमाने में। अगर आपको इन चीजों के बारे में नॉलेज हो तो आप बहुत से पेशेंट्स की मदद कर सकते हैं। इसमें एक पॉइंट मैं और जोड़ना चाहता हूं कि मरीज जो पेशेंट इस बीमारी से ग्रसित है वो अपने साथ हमेशा एक आई कार्ड जरूर रखें। उसमें लिखा हो कि मैं मिर्गी के रोग से पीड़ित हूँ और मेरी ये दवा चल रही है। कभी भी इस तरह का कोई दौरा आता है तो उसमें उसके कॉन्टेक्ट नंबर होने चाहिए, फोन नंबर, फोटो सब होने चाहिए जो उसके परिवार वालों से संपर्क किया जा सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मरीज के साथ होना, साथ ये कार्ड होना। और जो दवा के बारे में मैं बता रहा था उसमें कुछ चीजें मैं उस समय भूल गया, थोड़ा सा और बता देता हूँ कि दवा की जो मात्रा है वो मरीज की उम्र के अनुसार, मरीज की बॉडी वेट के अनुसार दी जाती है। और खासतौर पे इसको लेने का जो टाइम पीरियड है वो बड़ा फिक्स होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप एक गोली सुबह वाली टैबलेट जो है वो 12 बजे ले रहे हैं, रात वाली 6 बजे, शाम को 6 बजे ले लेते हैं, अगले दिन वही टैबलेट सुबह 6 बजे ले लेते हैं, शाम वाली रात को 12 बजे ले लेते हैं। तो इसका गैप जो है, क्योंकि ये ब्लड लेवल मेंटेन रहेगा तब ही दौरे का प्रभाव बहुत कम होगा और ब्रेन में ब्लड में जो दवा का लेवल है वो मेंटेन रहेगा। तो मैं समझता हूं दोस्तों कि आज की मेरी ये चर्चा, जिस विषय पे मैंने आपको कुछ ज्ञान देने की कोशिश करी, कुछ बताने की कोशिश करी, उसको आप आगे भी लोगों को बताएंगे और भविष्य में इस प्रकार के आपके सामने आने वाले किसी भी रोगी की आप मदद करेंगे। धन्यवाद।